हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्तर पाठशाला में। अभी आज हम लेकर के आ गए हैं अपना पार्ट 3 जो है उत्तराखंड सामान्य ज्ञान सीरीज़ का। ठीक है। और आज जो है आपका शासन प्रशासन जो हम पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा, फर्स्ट चैप्टर। और उसके बाद हम फिर अगले चैप्टर की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो आपका पहला चैप्टर ख़त्म, फिर ऐतिहासिक अध्ययन वाला जो आपका चैप्टर है उसकी तरफ चलेंगे। वहाँ मैं आपको पूरा ऐतिहासिक अध्ययन तो नहीं कराऊँगा, बस जो फैक्ट हैं वो वगैरह कराऊंगा, क्योंकि इतिहास की अपनी अलग से वीडियो बनी हुई हैं, वहाँ से आप उनको भी देख सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं वो आपके उसी से बन जाएंगे। शासन प्रशासन में बात करें तो आज हम न्यायपालिका देखेंगे, हमारी जुडिशरी की बात करेंगे, हाई कोर्ट की बात करेंगे, लोकायुक्त जो है, और उसके अलावा पंचायती राज और नगर निकाय जो हैं, म्यूनिसिपालिटीज़ जो होती हैं आपकी, ठीक है, विलेज पंचायत वगैरह, इन सब के बारे में देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर आज का अपना पार्ट 3। ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है गाइस, शेयर नहीं कर रहे हैं आप लोग, ठीक है, और लाइक करना है और साथ में कमेंट भी करना है कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। अब जितना ज़्यादा आप कमेंट करेंगे उतना अच्छा हमें भी लगेगा कि चलिए सभी लोग पढ़ रहे हैं, तो कमेंट करना है और बताना है वीडियोस कैसी लग रही हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला तो देख लीजिए जुडिशरी। अब मैंने आपको 3 बॉडी के पार्ट पढ़ाए थे किसी भी गवर्नेंस के, ये 3 ही होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, 2 हमने पढ़ लिए। एक हमने देखा कि भैया लॉ बनेगा कहाँ, और दूसरा हमने बोला कि लॉ इनेक्ट कैसे होगा, कौन करेगा। एक और बड़ी चीज़ होती है, मान लीजिए कोई लॉ मान ही नहीं रहा है तो फिर भैया उसको कैसे बनाया जाए, या मान लीजिए कोई लॉ ब्रेक करता है, कोई कानून तोड़ता है, तो उसे दंड कैसे दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में जो न्यायपालिका है, जो जुडिशरी है, ये अपने शासन का तीसरा अंग है, थर्ड बॉडी है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बॉडी है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इसका मेन कार्य यही है कि जो लॉ बनाया गया, अब देखिए ना, जो लॉ बनेगा वो बड़ी बड़ी फाइलों में बनेगा। तो हम कहेंगे सर बताइए ये लॉ क्या है, कैसे है, क्यों है, किसको मानना है, किसको नहीं मानना है, इसकी अगर व्याख्या करनी हो, इसको डिस्क्राइब करना हो, तो ये कौन करेगा। ये सारा का सारा काम किसके ऊपर आ जाता है, ये सारा का सारा काम न्यायपालिका के ऊपर आ जाता है, जुडिशरी के ऊपर आ जाता है। और ये क्या करती है, जो बाकी की 2 बॉडीज़ हैं, चाहे वो विधायिका ले लीजिए या कार्यपालिका ले लीजिए, ठीक है, तो जो बाकी की 2 बॉडीज़ हैं उन दोनों बॉडीज़ के ऊपर नियंत्रण रखती है। अब मान लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो चीज़ें हैं उनको ना मान के कुछ नया लॉ लाया गया, तो मान लीजिए हमारे राज्य के अंदर विधायिका या विधानसभा जो है वो एक कानून बनाती है कि सांस लेने पर टैक्स लगेगा, या एक दिन में आप इतनी ही सांस ले सकते हैं, इतना ही इनहेल एक्सेल कर सकते हैं। ये बिल आ गया मान लीजिए, और इसको पास भी कर दिया गया विधायिका के द्वारा, और कार्यपालिका इस पर इनेक्ट कर रही है, वो लोगों की मशीनें लगा रही है, सांस गिनने का काम कर रही है। तो ऐसे में क्या होगा, हमारे आर्टिकल 21 का हनन होगा। ठीक है, आर्टिकल 21 क्या कहता है कि लिबर्टी, लाइफ लिबर्टी, ठीक है, जिंदा रहने का अधिकार है ना, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। जब अधिकार है तो फिर कोई कैसे हमसे सांस लेने का अधिकार छीन सकता है। तो हम गए न्यायपालिका, तो हमने इस थर्ड बॉडी के पास जाकर के कहा कि देखिए हमारे ऊपर ज़बरदस्ती ये कानून थोपा जा रहा है जो अच्छा नहीं है। तो न्यायपालिका क्या करेगी, इन दोनों बॉडीज़ पर, जो कि विधायिका और कार्यपालिका हैं, इनको प्रेशराइज करेगी या इनको कहेगी कि भैया अब ये कानून जो है ये वैध नहीं है, नल एंड वॉइड हो जाएगा। कोई भी कानून कब किस सीमा तक नल एंड वॉइड होगा, तो उस सीमा तक जहाँ तक वो संविधान को क्रॉस कर रहा हो, संविधान के परे जा रहा हो। ठीक हो गया, जिस लाइन पे ये लिखा गया है कि सांस लेने के अधिकार का हनन नजर आए, उतनी ही लाइन को हटाया जाएगा। तो इस तरीके से न्यायपालिका एक तरीके से अगर आप कहें तो ये जो नागरिकों के अधिकारों की रक्षक है और संविधान की सजग प्रहरी भी है, डिफेंडर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी है, और जो नागरिकों के अपने राइट्स हैं उनका भी क्या करता है, रक्षण करता है। या वो काम किसका हो गया, आपका न्यायपालिका, जुडिशरी का हो गया। इतना आपकी समझ में आ चुका होगा। अच्छा, न्यायपालिका की बॉडी को अगर आपको समझना हो तो सबसे पहले आप न्यायपालिका को ऐसे समझिए, सबसे बड़ी बॉडी अपनी सुप्रीम कोर्ट है। कहाँ है, दिल्ली के अंदर है। आर्टिकल 130 कहता है दिल्ली में होनी चाहिए, तो दिल्ली में है। ठीक है, इसके बाद आपके हाई कोर्ट आते हैं। हाई कोर्ट कहाँ होते हैं, स्टेट्स में होते हैं। हाई कोर्ट के बाद उसके बाद फिर आपकी बहुत सारी बॉडीज़ आती हैं, फिर मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा और बताऊंगा। अब सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की बात कर लेते हैं और हाई कोर्ट की बात करते हैं। उत्तराखंड का हाई कोर्ट कहाँ है, नैनीताल के अंदर है, इतना तो सबको पता होगा। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के अंदर है। ठीक है, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये दोनों अभिलेख न्यायालय होते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अभिलेख न्यायालय होते हैं। अभिलेख न्यायालय ऐसे न्यायालय होते हैं जो एक चीज़ तो अपनी अवमानना के लिए दंड दे सकते हैं, और दूसरा अगर इन्होंने कोई फैसला दिया है तो उस फैसले को रिटर्न में लिख लिख लिया जाएगा
क्योंकि वो फैसला आने वाली कोई भी केस, अगर उस फैसले से संबंधित केस आते हैं तो उसमें इन पुराने फैसलों का यूज किया जाएगा। बहुत सारे ऐसे पुराने केसेस हैं जिनका बार बार यूज किया जाता है, ठीक है। चाहे तो इसमें सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा एक काफ़ी विस्तृत केस है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का, बहुत ही ज़बरदस्त केस है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनके फैसले नोट किए जाते हैं। हाई कोर्ट के केस हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी केस हैं, तो ऐसे बहुत सारे केसेस को याद किया जाता है। ये सब अभिलेख न्यायालय के काम है। अब मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है और जो हाई कोर्ट होता है, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है कि सुप्रीम कोर्ट विधिक रूप से तो हाई कोर्ट पे नियंत्रण रखता है, कानूनी रूप से या लॉफुली तो नियंत्रण रखता है, लेकिन प्रशासनिक या एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से नहीं रखता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह सकता कि हाई कोर्ट इस तरीके से खुद को एडमिनिस्ट्रेट करे, जबकि हाई कोर्ट अपने से नीचे के जितने भी कोर्ट हैं, अधीनस्थ न्यायालय जिनको कहा जाता है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हों, ठीक है, चाहे वो कोई सत्र न्यायालय चल रहा हो, किसी एक सेशन कोर्ट चल रहे हों, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चल रहे हों, कोई प्राधिकरण चल रहा हो, ट्रिब्यूनल जिसको कहा जाता है, ऐसी किसी भी बॉडी में लॉ के तरीके से और साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से, विधिक तरीके से भी और प्रशासनिक तरीके से भी नियंत्रण रख सकता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव रोल नहीं होता, केवल कानूनी रूप से ही नियंत्रण होता है। इतना आपकी समझ में आ चुका होगा। यहाँ पे लिखा गया है कि उच्च न्यायालय के नियंत्रण में अनेक अधीनस्थ न्यायालय हैं। तो ये जो अपने अधीनस्थ न्यायालय है ना, जो उससे नीचे की रैंक के न्यायालय आएंगे, ये कौन कौन होते हैं? जिला न्यायालय होते हैं, पारिवारिक न्यायालय होते हैं, ये आपने नाम सुने होंगे। जिला न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कहा जाता है। फिर एक सेशन कोर्ट भी होता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट भी होते हैं। एक में क्या होगा, आपका जो क्रिमिनल प्रोसीजर्स हैं वो चलेंगी, एक में सिविल प्रोसीजर्स चलेंगी। ये फिर कभी आप अगर पढ़ना चाहें तो बता दीजिएगा। फिर कुछ पारिवारिक न्यायालय होते हैं, फैमिली कोर्ट्स जिनको कह दिया जाता है कि भैया तलाक वलाक का कोई इशू है और वो इशू लॉ के बिना भी सॉल्व हो सकता है, मतलब दो लोगों की बातचीत से सॉल्व हो सकता है, तो क्यों उसमें जुडिशरी का टाइम ख़राब करना है। तो ऐसे पारिवारिक न्यायालय बना दिए जाते हैं। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, ये ट्रिब्यूनल है, ये आपके अलग अलग चीज़ों के रिलेटेड काम करते हैं। विधिक सेवा समितियाँ भी होती हैं, बहुत सारी समितियाँ भी बनाई जाती हैं, कमिटीज़ बनाई जाती हैं। इतना होप सो आपको क्लियर होगा। ये सारी न्यायपालिका की ही बॉडी है, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए उत्तराखंड के हाईकोर्ट की बात कर लेते हैं। वैसे किसी भी स्टेट के हाईकोर्ट की बात अगर आप करेंगे तो 214 के अंदर आपको हाईकोर्ट मिलेगा, जिसके अंदर लिखा गया है कि राज्यों के लिए एक एक उच्च न्यायालय होगा। एक चीज़ बहुत ध्यान से सुनिएगा, राज्य के लिए एक एक उच्च न्यायालय का प्रावधान बाद में परिवर्तित भी किया गया। मूल संविधान में हर स्टेट के लिए एक एक हाईकोर्ट की व्यवस्था की थी, जिसे बाद में बदल के क्या कर दिया गया कि अगर कभी ज़रूरत हो तो दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के लिए भी एक न्यायालय बनाया जा सकता है, दो या दो से अधिक चीज़ों के लिए। जैसे आप सेवन सिस्टर्स में देखेंगे तो 6 स्टेट्स को लगातार केवल एक ही हाई कोर्ट जो है वो देख लेता है, गुवाहाटी का। तो ऐसे बहुत सारी प्रोसीजर्स हैं। जैसे मुंबई का हाई कोर्ट है आपका, ठीक है, दादरा नागर हवेली दमन द्वीप जैसे इलाकों को भी कवर कर लेता है, ठीक है। तो मतलब ये है कि एक से ज़्यादा स्टेट्स के लिए भी एक न्यायालय हाई कोर्ट बनाया जा सकता है, ठीक है। मूल संविधान में ये व्यवस्था नहीं थी, ये चीज़ आप ध्यान देंगे। मूल संविधान में हर एक स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट बनाया गया था, जिसे बाद में बदल दिया गया। अच्छा, तो इसी चीज़ का यूज करते हुए 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड के हाईकोर्ट की स्थापना हुई। वो हुई नैनीताल के अंदर, और ये देश का 20वां उच्च न्यायालय था। ध्यान दीजिएगा कि उत्तराखंड जो है वो 20वां स्टेट नहीं है, लेकिन हाईकोर्ट उत्तराखंड का जो है वो भारत का 20th हाईकोर्ट है, 20वां हाईकोर्ट है, जो कि नैनीताल के अंदर आता है। इसके अंदर आप देखेंगे आर्टिकल 127, ये आपका सुप्रीम कोर्ट वाले सेशन के अंदर आएगा। इसमें उच्च न्यायालय को राज्य के अन्य न्यायालयों और न्यायाधिकारियों के अधीक्षण का पूरा अधिकार है। तो यहाँ पे ये क्या कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया कि अपना एडमिनिस्ट्रेटिव और साथ में कानूनी रूप से दोनों तरीके से नियंत्रण रखते हैं, जितने भी अपने नीचे के जितने भी न्यायालय हैं, अधिकरण है, प्राधिकरण है, सभी में, ठीक है। अभी कुल पद संख्या 8 है, वैसे 9 धन 2 ऐसे भी पढ़ा जाता है, परमानेंट प्लस न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या के साथ, ठीक है। एक तो मुख्य चीफ जस्टिस जो होंगे स्टेट के अंदर वो होंगे, फिर आपके कुछ जजेस होंगे, फिर आपके पास जो नॉन परमानेंट भी होते हैं। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए, जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो थे अशोक अभयंकर देसाई, ठीक है। अशोक अभेंद्र देसाई वैसे जो है मेरे को याद है, ठीक है। चलिए, और प्रथम रजिस्ट्रार कौन थे? GCM रावत। चलिए, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है करंट से रिलेटेड, ये आपको बताना है कि अभी कौन है, अभी कौन है अपने हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है, जस्टिस। काफ़ी ज़्यादा बार मैंने करंट अफेयर में भी इनका नाम लिया है और इनके फैसलों के बारे में भी चर्चा की है मैंने, ठीक है। तो आपको बताना है
कि अभी वर्तमान में हाईकोर्ट के जो जज हैं वो कौन है। चलिए अब देखिए 2001 के अंदर उत्तराखंड के अंदर 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाए गए थे। ठीक है, 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट। वैसे बाद में ये व्यवस्था हटा दी गई थी 2011 के आसपास। यूपीए की जो गवर्नमेंट है उन्होंने अतिरिक्त खर्चों की बात करते हुए 2011 में ये व्यवस्था जो है हटा दी थी फास्ट ट्रैक कोर्ट की। उसके बाद भी राज्यों को ये अधिकार है कि अगर वो चाहें तो थोड़ा जल्दी न्याय हो इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जा सकते हैं। ठीक है, फिर कुछ लोक अदालतों की भी व्यवस्था है। लोक अदालतें सिंपल सी ये होती हैं कि वहाँ जाइए, बिना फीस के आप आराम से अपना जो है लड़ सकते हैं वहाँ केस। लेकिन इनकी कुछ अपनी क्या होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं। ये नहीं है कि आपके करोड़ों का नुकसान हुआ है या किसी के ऊपर मर्डर का चार्ज है और आप लोक अदालत में जा रहे हैं तो ऐसा नहीं होता है, या फैमिली कोर्ट में जा रहे हैं, दहेज वगैरह का कोई मामला है तो ऐसा नहीं होता है। इसके सबके अपने अपने नियम होते हैं। जब आप अगर विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे, चाहे वो पीसीएस वगैरह के लिए पढ़ेंगे, वहाँ आपको पढ़ना पड़ेगा इस सब के बारे में। खैर इतना ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना, ये समझना है। इसके अलावा उत्तराखंड में एक कानूनी सहायता एवं परामर्श बोर्ड की भी स्थापना की गई है। मतलब ये अलग अलग बॉडीज़ होती हैं। उत्तराखंड कानूनी सहायता एवं परामर्श बोर्ड के बारे में जैसे सुन लीजिए, ये क्या करते हैं, ये जिलों के अंदर अलग अलग बोर्ड बना देते हैं। वैसे तो स्टार्टिंग में जब ये बनाया गया था अवधारणा दी गई थी कि ये हर गाँवों को या ग्राम सभाओं को एटलीस्ट चुना जाए, 2-3 गाँवों को, वहाँ ये बॉडी बनाई जाए जहाँ किसी को भी अगर कोई फॉर्म भरना है, कोई कानूनी अपील लिखनी है, कोई केस लड़ना है तो उसके बारे में पूरी डिटेल उनको यही दे दी जाए। ठीक है, कानूनी सहायता और परामर्श बोर्ड के द्वारा ही दे दी जाए। फिर भी ये माना जाता है कि जिला कानूनी सहायता और परामर्श समितियां जिलों में स्टैब्लिश की गई हैं। इतना आपकी समझ में आ चुका होगा। ये पूरा का पूरा बोर्ड ऑफ बॉडी जो चल रहा है ये ऐसे ही चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट आता है, उसके बाद आपका हाई कोर्ट आता है, फिर हाई कोर्ट के अंदर आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं, आपके सेशन कोर्ट्स आते हैं, आपके फैमिली कोर्ट आते हैं, इसी के अंदर आपके फास्ट ट्रैक कोर्ट भी आते हैं। ठीक है, इसी के अंदर आपके फिर ट्रिब्यूनल्स भी आते हैं। वैसे कुछ ट्रिब्यूनल्स डायरेक्ट हाई कोर्ट के अंतर्गत सिंपली देखने के लिए भी मिलते हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी बनाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपके जो आपका जो आपको ये बताएगा कि भैया कैसे फॉर्म भरना है या फिर कैसे किसी केस को लड़ना है, तो ऐसे कोई भी अगर जो बॉडीज़ बनाई जाती हैं वो सब भी हाई कोर्ट के अंदर फिर आएंगी। और हाई कोर्ट इन सब पे एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से भी कार्य करता है, प्रशासनिक तरीके से भी नियंत्रण रखता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ये काम नहीं करता। ठीक है, चलिए इसके अलावा बोर्डों की इकाइयों का भी गठन है कि जिले के अंदर जिला कानूनी सहायता और परामर्श समिति है। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक नई चीज़, एक अलग सी चीज़, न्याय पंचायतें भी हैं हमारे यहाँ उत्तराखंड के अंदर। न्याय पंचायतों के जैसे मैं यहाँ पे मामलों की लिमिट दिखा दूँ, 500 रुपये तक के मामलों की सुनवाई न्याय पंचायतें भी कर सकती हैं। जो न्याय पंचायतें बनाई गई हैं ये क्या कर सकती हैं, इसके बारे में मैं और बताऊँगा। न्याय पंचायतें 500 रुपये तक का जो मामला है उसको निपटा सकती हैं। तो मान लीजिए आप किसी दुकान पर गए, दुकान वाले से आपका झगड़ा हो गया, किसी 500 रुपये से रिलेटेड है, गाँव के अंदर ही किसी ने उधार लिया है, दे नहीं रहे हैं। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर एरिया सिलेक्ट किया जाएगा एक न्याय पंचायत के अंदर, वहाँ होने वाले 500 रुपये तक की, और कहीं ना कहीं कुछ दंडिक प्रावधान भी होते हैं, जैसे 100 रुपये का दंड देना है, ऐसा वैसा हल्की फुल्की चोरी वगैरह गांव की है तो निपटा ली जाती हैं। ठीक है, चलिए एक बार थोड़ा सा इसको देख लीजिए, ये अच्छा पॉइंट है अपना उच्च न्यायालय भवन, जो हाई कोर्ट की अपनी बिल्डिंग है उसके बारे में ये बताया है। तो ये आपको पता ही है नैनीताल के अंदर है, आपने देखा है, और काफ़ी अच्छी जगह भी है नैनीताल। इसके पीछे बहुत बढ़िया शानदार सी जगह दिखती है, आगे पर एक गार्डन भी है। तो इसका निर्माण किसने कराया था, तो इसका अंग्रेजी शासनकाल के अंतर्गत हुआ था। लेफ्टिनेंट गवर्नर सर सेंटोनी मैकडोनल्ड जो है, इनका नाम आपको याद रखना है, इन्होंने इनका निर्माण कराया था, सर सेंटोनी मैकडोनल्ड ने। ठीक है, लगभग 100 साल से ज़्यादा इसको हो गए हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि सर सेंटोनी मैकडोनल्ड जो हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे उस समय के, उन्होंने इसको बनाया और इसमें बहुत समय तक ब्रॉन्सडेल स्कूल जो है ये चला था। फिर जब यूपी गवर्नमेंट आती है तो नैनीताल जब उनकी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी यूपी की, तो इसमें सचिवालय भवन बनाया गया। ये मैंने आपको कार्यपालिका विधायिका दोनों में बताया है सचिवालय के बारे में। उसकी बॉडी, उसकी बिल्डिंग इसको ही बनाया गया था जिसमें आज आप हाईकोर्ट देखते हैं। इसके अलावा फिर आप देखेंगे कि ये अवकाश शिविर मुख्यालय भी बनाया गया था आरएएफ का। और उसके बाद फिर जब बाद में नैनीताल से ग्रीष्मकालीन राजधानी हट गई तो वहाँ लगातार कई सरकारी कार्यालय बनते गए। और फिर जब 9 नवंबर 2000 को आपका उत्तराखंड के अंदर हाईकोर्ट बनाया गया तो उसकी बिल्डिंग भी फिर नैनीताल के अंदर जो हाईकोर्ट बिल्डिंग है उसे नियुक्त किया गया। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक प्रावधान दिल्ली के रिलेटेड भी है, सुप्रीम कोर्ट का वाला, ये देख लीजिएगा। आर्टिकल 130 कहता है कि जो अपना सुप्रीम कोर्ट है वो कहाँ हो सकता है, दिल्ली में होगा, या फिर राष्ट्रपति अगर कोई जगह सजेस्ट करे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस जगह पर भी क्या कर सकते हैं, अपना सुप्रीम कोर्ट बना सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही कुछ राज्यों के लिए भी होता है। अच्छा, एक नई बॉडी है लोकायुक्त। बहुत ज़्यादा तो आपको नहीं पढ़ना है, बस एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो विधेयक है लोकायुक्त से संबंधित विधेयक जो है, यह आपको याद रखना है कि राज्य विधानसभा ने 1 नवंबर 2011 को पारित किया था। ठीक है, और इसके अंदर आप मुख्यमंत्री से लेकर के जितने भी मंत्रीगण हैं, विधायक हैं, आईएएस हैं, जितने भी लोक सेवक हैं, वो सब के सब जांच के दायरे में आएंगे। और लोकायुक्त का काम क्या है,
किसी का अधिकारों का दुरुपयोग करने से रोकना है, भ्रष्टाचार है, कदाचार है, ऐसी कोई भी शिकायतें अगर आती हैं तो वो इस पर कार्यवाही कर सकती हैं और इस पर जांच कर सकती हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो लोकायुक्त कानून है उसके हिसाब से एक अध्यक्ष होगा, 5 सदस्य होंगे और ये 5 से 7 तक एक्सटेंड हो सकते हैं। और उसके अलावा जो आपकी ये बॉडी बनेगी इसमें से जो कुछ सदस्य जो होंगे उनके पास 20 साल का लगभग लॉ का अनुभव होगा, कानून का अनुभव होगा। और बाकी के जो आधे सदस्य हैं वो ऐसे चुने जाएंगे जिनको अन्वेषण का, सेवा, लोक सेवा में, सतर्कता में, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्य करने में, या फिर वित्त प्रबंधन में, या पत्रकारिता में, या फिर सूचना अभियांत्रिकी में भी 20 वर्ष का अनुभव उनको होगा। तो इस तरीके से ये बॉडी बनाई जाएगी। इसके अलावा इसके अंदर 3 विंग बनाई गई हैं, 3 अलग अलग शाखाएं हैं, अन्वेषण शाखा, अभियोजन शाखा और न्यायिक शाखा। ये तीनों जो है काम करती हैं, अन्वेषण का काम करती हैं, फिर अभियोजन का काम करती हैं और न्याय भी करती हैं। तो इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये काम करती हैं। एक तरीके से विजिलेंस इकाई है, लोकायुक्त के अधीन ही रखी गई है ये भी, जो सतर्कता विभाग है। ठीक है। तो ऐसे कई सारे मामले हैं यहाँ पे। या तो आप शिकायत करके आवेदन कर सकते हैं कि सर इस मामले में भ्रष्टाचार चल रहा है, जांच कीजिए, या फिर शियो मोटो भी होता है, मतलब ये स्वतः संज्ञान भी ली सकती है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि लोकायुक्त स्वतः संज्ञान नहीं ले सकता, शियो मोटो भी होता है। तो ये तो आपका जुडिशियरी से रिलेटेड चीज़ें मैंने आपको बता दी। ठीक है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अभी वर्तमान में हाईकोर्ट के जो जज हैं वो कौन है। ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए देखिए, स्थानीय स्वायत्त शासन, ये आपकी गांधीयन प्रिंसिपल के ऊपर आता है। ठीक है। डीपीएसपीस अगर आपने पढ़ा हो तो डीपीएसपीस क्या कहती हैं, अलग अलग प्रिंसिपल्स की बात करती हैं। उसमें से स्थानीय शासन जो है, यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिसको हम कहते हैं, जिसके लिए लगातार जो अपना 1947 तक भारत के अंदर संग्राम हुआ था, लोग लड़े थे, तो इसी के लिए लड़े थे कि यार हर आदमी को अपने अपने अधिकारों के लिए और अपने अपने लीडर को चुनने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है। तो आप देखते होंगे ग्राम प्रधान हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला प्रमुख हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, आपके ये ब्लॉक के सदस्य होते हैं, वार्ड मेंबर होते हैं, नगर पालिका में होते हैं। ये सारे के सारे किस में आते हैं, या तो पंचायती राज के अंदर आते हैं, या नगर पालिका जो है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाले जो हैं उसके अंदर, नगर निगमों के अंदर आते हैं। तो एक तरीके से ये अपने अंदर भारतीय राज्यतंत्र और शासन के अंदर बहुत बड़ी बॉडी है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। डीपीएसपी में इसका जिक्र आता है। ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आपने सुना होगा। ठीक है। तो एक तरीके के गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं, जिसके अंदर गांधी जी ने कहा था कि भैया देखिए, पूरे भारत के अंदर ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, विलेज पंचायत हैं, इनके बारे में बात होनी चाहिए। ठीक है। तो इसका जो पूरा का पूरा अगर आप पढ़ेंगे तो आर्टिकल 40 आप अगर देखें तो उसमें आपको मिल जाएगा, गांधीयन प्रिंसिपल है। तो अब देखिए इसके लिए कानून जो अब देखिए ना, जो डीपीएसपीज होती हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ होती हैं, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व होते हैं, वो इन्फोर्स नहीं होते। उसमें ये नहीं कहा जाता कि ये ज़बरदस्ती बनाया जाएगा। इसीलिए देखिए इनको आने में बहुत लंबा समय लगा। ठीक है। सभी पूरे के पूरे भारत में पंचायती राज आने में या नगर पालिका का आने में बहुत लंबा समय लगा। तो आप देखेंगे कि यार ये 73वां 74वां जो संविधान संशोधन था, वहाँ से ये चीज़ें निकल करके आई थी। 73rd 74th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 94 के, उनके द्वारा ये बॉडीज़ लाई गई थी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की। कहने का मतलब ये था कि डीपीएसपीस को बहुत बाद में लागू किया गया इसको। तो इसीलिए हमें इसी परिप्रेक्ष्य में पढ़ना पड़ेगा, उत्तराखंड के संदर्भ में भी। ठीक है। चलिए, उत्तराखंड के अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले तो आपको पता है कि हमारा जो यूपी का इलाका था, उसको जब आज़ादी मिली थी तो हम संयुक्त प्रांत में रहते थे ना, संयुक्त प्रांत कहा जाता था। तो उसी संयुक्त प्रांत से रिलेटेड ये है, सबसे पहले 1947 में संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम आता है 1947 का, और वो लागू किया जाता है। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति और जिला परिषद अधिनियम 1961 आता है, और एक त्रिस्तरीय व्यवस्था, ठीक है, 3 स्टेज की एक व्यवस्था लागू की जाती है। और इस तरीके से चलते चलते ये व्यवस्था आगे चलती है, और 22 अप्रैल 1994 को, ठीक है, ये क्या हुआ, जब ये आपका विधेयक पारित हो गया संसद के अंदर पंचायती राज से संबंधित, तो उसके बाद ये विधेयक आया और इसका नाम था उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन विधेयक 1994। और ये किसके अंतर्गत आया था, 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ही आया था, और एक संवैधानिक निकाय के रूप में मान्यता मिल गई थी पंचायती राज को। उसके बाद 2002-2003 में, क्योंकि उत्तराखंड बना 2000 के अंदर, तो फिर एक प्रथम निर्वाचित सरकार ने, निर्वाचित सरकार, ध्यान दीजिएगा, ये इंटरिम गवर्नमेंट की बात नहीं चल रही है, निर्वाचित इलेक्टेड गवर्नमेंट की बात चल रही है। उसने कुछ बहुत परिवर्तन हल्के फुल्के किए थे, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें वही थी जो उत्तर प्रदेश के अंदर चलती थी, और उसी पुराने पंचायती राज अधिकरण के हिसाब से उत्तराखंड के अंदर भी पंचायती राज प्रणाली शुरू हो गई। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या है, जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ और पंचायती राज निदेशालय, ये 2 बॉडीज़ बनाई गई, इनका विकास किया गया, इनका सुदृढ़ीकरण किया गया। और इसके बाद मार्च 2008 के अंदर एक चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान देना है, यहाँ एक पंचायत संशोधन अधिनियम पारित किया गया 2008 में।
पहले पंचायत अधिनियम था, उसमें संशोधन किया गया 2008 में, और यहाँ महिलाओं का आरक्षण अब 33 से बढ़ा करके 50% कर दिया गया। तो अगर आपसे कभी कोई पूछे कि भैया बताइए उत्तराखंड के अंदर पंचायतों के अंदर महिलाओं का आरक्षण कितना है, तो आप कहेंगे सर 50% है। और राज्यों में पंचायत की कौन सी व्यवस्था है? अभी भी त्रिस्तरीय व्यवस्था है। चलिए देखते हैं ये त्रिस्तरीय व्यवस्था क्या है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा एक बेसिक बता देता हूँ, जितना आप जानते हैं उस हिसाब से। आपने सुना होगा जिला पंचायत के चुनाव हैं, ये 3 चुनाव एक साथ होते हैं। जिला पंचायत के चुनाव आपने देखा होगा, अरे ये जिला पंचायत अध्यक्ष बने, पार्टी वार्टी भी देखी होगी इसके अंदर आपने। फिर आप कहते होंगे सर आज तो ब्लॉक प्रमुख का भी चुनाव है। फिर आप कहते हैं सर आज तो ग्राम प्रधान का भी चुनाव है, विलेज पंचायत है ना। तो एक ग्राम, ब्लॉक और जिला, इनके अंदर अलग अलग बॉडीज़ के चुनाव होते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा जिला पंचायत सदस्य और अध्यक्ष, ब्लॉक पंचायत जो है या विकास खंड जो है वहाँ, उसके बाद ग्राम पंचायत, इनकी बॉडीज़ के बारे में बताऊंगा। ये त्रिस्तरीय व्यवस्था यही है और कुछ नहीं है। बिल्कुल दिमाग को रिलैक्स लेके चलना है। इनके थोड़े से आपको एज वगैरह याद रखनी है, बाकी कुछ याद नहीं रखना है खास, क्योंकि आप इनसे भली भांति परिचित हैं। क्या आपने कभी खुद ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में वोट डाला? नहीं। आपने किसको चुना? यही चीज़ मेन है। आप क्षेत्र पंचायत सदस्य चुनते हैं, ब्लॉक प्रमुख को नहीं चुनती। आप जिला पंचायत अध्यक्ष को नहीं चुनते हैं, आप जिला पंचायत सदस्यों को चुनते हैं। तो ये आपने खुद से देखा हुआ है, तो आप इसे महसूस कर सकते हैं। भैया ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। देखिए, सबसे ऊपर कौन थी? जिला पंचायत थी, डिस्ट्रिक्ट पंचायत जिसको हम कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? वही चुनाव तो वही होगा, वयस्क मताधिकार 18+, जितने भी हैं सब वोट देंगे। अच्छा, ये किसको वोट देंगे? तो ये जिला पंचायत के सदस्यों को वोट देंगे। ठीक है, जिला पंचायत के सदस्यों को वोट देंगे। और जिला पंचायत के सदस्य फिर आगे बढ़ेंगे और वो अध्यक्ष का चुनाव करेंगे और उपाध्यक्ष का भी चुनाव करेंगे। समझ में आ गया? आप गए, आपने जिला पंचायत सदस्य को चुना, सदस्यों ने जाकर के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुन लिया। ठीक है, कौन सा डायरेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट इलेक्शन है, आप समझ पा रहे हैं? आपने डायरेक्टली किसको चुना? सदस्यों को चुना, और सदस्यों ने फिर किसको चुना? आपके वोट की मदद से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को। इतना क्लियर है? चलिए ठीक है। अब देखिए, इसमें जितने भी लोकसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, विधानसभा के सदस्य हैं, ये ध्यान से सुनिएगा, जितने भी लोकसभा के सदस्य हैं, जितने भी राज्यसभा के सदस्य हैं, जितने भी राज्य विधानसभा के सदस्य हैं, और जितने भी प्रमुख हैं जिले के, वह सभी अपने आप से यानी कि पदेन सदस्य हो जाते हैं जिला पंचायत के। समझ पा रहे हैं? ये एक्स ऑफिशियो होते हैं। कहने का मतलब है कि जो आदमी लोकसभा का सदस्य चुन लिया गया, वो अपने आप में ही जिला पंचायत का भी सदस्य बन चुका है। ये लोग बैठकों में जो है आपके आराम से बैठ सकते हैं। ठीक है, ये जिला पंचायत की कार्यवाहियों में आराम से बैठ सकते हैं। और एक चीज़ आपको याद रखनी है कि इनकी वोटिंग्स भी मानी जाएंगी। मान लीजिए अब जैसे संसद बैठती है, विधानसभा बैठती है, उसी तरीके से जिला पंचायत भी बैठती है। वहाँ भी बिल आते हैं, वहाँ भी कानून आते हैं, वहाँ भी प्रस्ताव आते हैं। तो उन प्रस्तावों पे क्या केवल जिला पंचायत के सदस्य और अध्यक्ष ही वोट डालेंगे? ऐसा नहीं है। उन पर राज्य के, जिले के जो प्रमुख हैं, लोकसभा के जो सदस्य हैं, राज्यसभा के जो सदस्य हैं और राज्य विधानसभा के जो सदस्य हैं, वह सभी उस जिले पंचायत के अंदर बैठते हैं और उसमें क्या करते हैं? वोट दे सकते हैं। बस केवल एक चीज़ है जिसमें वोट नहीं दे सकते, वो है अविश्वास प्रस्ताव के समय। जब भी किसी जिला पंचायत के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है, किसी अध्यक्ष के खिलाफ, उसमें केवल और केवल सदस्य जो हैं वो भाग लेते हैं, वही वोट देते हैं। अच्छा, ये तो आपको जिला पंचायत दिखी। अब मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि जो अपने मंत्री परिषद होते हैं, जो मंत्री बनते हैं, उनको ज़रूरी नहीं है कि उस क्षेत्र का बहुत ज़्यादा ज्ञान हो। तो ऐसे में उन सभी के पास एक सचिव या सचिवालय होते हैं, जो पढ़े लिखे ऑफिसर्स होते हैं, वो उनको दिए जाते हैं। तो इसी तरीके से हो सकता है जिला पंचायत के अंदर भी ऐसे लोग जाएं जिनको उस फील्ड की नॉलेज ना हो। तो इसीलिए जिलों के अंदर भी सचिव नियुक्त किए जाते हैं, जिन्हें मुख्य विकास अधिकारी के नाम से आपने जाना होगा। ठीक है, और इसके अलावा पंचायती राज अधिकारी भी आपने सुना होगा नाम। ये 2 अलग अलग अधिकारी बॉडीज़ हैं। ये जो होती हैं, ये आपकी सचिव होती हैं जिले की। ठीक है, चलिए, अब इसके अलावा एक दो उप समितियाँ भी होती हैं, ये अलग चीज़ है। तो ये एक तरीके का शीर्ष निकाय हो गया त्रिस्तरीय व्यवस्था में। एक तो ये परिवीक्षणात्मक और समन्वयकारी कार्य होते हैं, मतलब एक तरीके से समन्वय करता है बॉडीज़ का। ठीक है, लोकल जो बॉडीज़ हैं, ब्लॉक की और गांव की, उनको स्टेट के अंदर जोड़ता भी है, क्योंकि इसके अंदर लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के सदस्य होते हैं। तो ग्राम को, गाँवों के लोकल गवर्नमेंट को किससे जोड़ देगा? ये स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से जोड़ने का काम भी करता है। और साथ में क्या करते हैं? जाँच वगैरह भी करते हैं। कई जगह पर इनको इस तरीके से परीक्षण करने का भी अधिकार होता है। अगली जो बॉडी आती है वो आती है क्षेत्र पंचायत। ठीक है, नॉर्मली आप इसको ब्लॉक कह देते हैं। ठीक है, जितने ब्लॉक उतने ही ब्लॉक पंचायतें। ठीक है, ये मैंने आपको, जब मैं आपको ब्लॉक पढ़ा रहा था स्टार्टिंग में, जब हमने परीक्षावाणी की थी, तब भी बताया था, जितने ब्लॉक उतनी ब्लॉक पंचायत है, जितने जिले उतनी जिला पंचायत है।
ठीक है, जितने गांव उतने गांव पंचायतें नहीं होती हैं। ठीक है, चलिए उसके बारे में फिर देखेंगे। अब देखिए, क्षेत्र पंचायत ये सेकंड बॉडी हो गई, बीच की बॉडी हो गई। ऊपर जिला पंचायत, नीचे ग्राम पंचायत और बीच में ब्लॉक क्षेत्र पंचायत। तो एक तरीके से ये इंटरलिंकिंग हो गई कि नहीं हो गई। तो ग्राम पंचायत और जिला पंचायत को जोड़ने वाली बॉडी कौन हो गई? क्षेत्र पंचायत हो गई। इसके अंदर भी एक प्रमुख होता है जिसको आप ब्लॉक प्रमुख कहते हैं, एक उप प्रमुख होता है, एक इसके अलावा कनिष्ठ उप प्रमुख भी रखा जाता है। ठीक है, मतलब एक तरीके से ये अपने अपने पद हैं, जैसे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री होते हैं, ऐसे ही बॉडी मान के चलिए, बहुत ज़्यादा मत जाइएगा इसके अंदर। अब इसके अंदर क्षेत्र पंचायत का चुनाव है तो ऑब्वियसली आप तो वोट देते ही हैं, 18+ सभी वोट देते हैं, तो इसके अंदर भी वयस्क मताधिकार है। अच्छा, एज देख लीजिए, 20 से कम और 40 से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, संख्या मतलब, सॉरी माफ़ कीजिएगा, एज कह रहा हूँ मैं भी। चलिए, ये जो आपके निर्वाचित सदस्यों की संख्या है ये 20 से कम और 40 से ज़्यादा नहीं हो सकती। मिनिमम 20 तो होना ही चाहिए और 40 से ज़्यादा भी नहीं हो सकते। हाँ, अभी मेरे को एज से एक क्वेश्चन याद आ गया। अभी हाल ही में एक क्वेश्चन जो है आपका उत्तराखंड के अंदर पूछा गया था, अभी रिसेंटली किसी एग्जाम में पूछा गया था, ग्राम प्रधान के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? अगर आपको ग्राम प्रधान बनना है तो आपकी न्यूनतम एज लिमिट क्या है? कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे बताएंगे। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, मुझे भी पसंद आया था, अच्छा क्वेश्चन था, एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था ये आपको बताना है कि ग्राम प्रधान बनने के लिए, नॉर्मली ग्राम प्रधान, ध्यान से सुनिएगा, ग्राम प्रधान बनने के लिए जो मिनिमम एज है वो कितनी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब जो अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, इनका चुनाव क्षेत्र पंचायत के सदस्य करते हैं और क्षेत्र पंचायत के सदस्यों को आप चुनते हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपने किया था वैसे ही आप यहाँ भी करते हैं। आप क्या करते हैं? क्षेत्र पंचायत सदस्यों को चुनते हैं। वो क्षेत्र पंचायत के जो सदस्य आपने चुने वो जाकर के फिर किसको चुनते हैं? वो जाकर के फिर चुनते हैं उसके अध्यक्षों को, उपाध्यक्ष को, और उसके अलावा जो अभी मैंने कनिष्ठ उप प्रमुख बताया उनका चुनाव करते हैं। ठीक है, अब देखिए, उस इलाके का, उस क्षेत्र पंचायत के जितने भी ग्राम प्रधान हैं, उधर के जितने भी लोकसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, राज्य विधानसभा के सदस्य हैं, वो सब अपने आप क्षेत्र पंचायत के सदस्य हो गए। ये अपने आप से हो जाते हैं, एक्स ऑफिशियो हो जाते हैं। ठीक है, और ये उसकी बैठकों में भाग लेते हैं। अगर कोई प्रस्ताव है तो वोट भी दे सकते हैं। लेकिन फिर से वही चीज़, अगर कोई अविश्वास प्रस्ताव आया ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ या उप प्रमुख के खिलाफ कि इसको हटाइए, उसमें वोट नहीं दे सकते। ठीक है, चलिए, इसके अलावा जो क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत जिला पंचायत के सदस्य आते हैं वह भी उसकी बैठक में आमंत्रित होते हैं। वो अपने आप से भाग नहीं लेते, वो उसमें विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में भाग लेंगे। ठीक है, जैसे लोकसभा के, राज्यसभा के और विधानसभा के सदस्य जो हैं या ग्राम प्रधान जो हैं, ये तो अपने आप में उस बॉडी के मेंबर ही हैं, लेकिन उस इलाके में जिला पंचायत भी तो होगी कोई, तो उस जिला पंचायत के जो सदस्य हैं वो विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं, स्पेशली इनवाइटेड मेंबर होते हैं, सदस्य नहीं होते, ध्यान दीजिएगा, विशेष इनवाइटेड सदस्य होते हैं, विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं, और इनको मत देने का अधिकार नहीं है, ये वोट नहीं दे सकते किसी भी प्रस्ताव के अंदर। ठीक है, बात रख सकते हैं अपनी। अच्छा, जैसे डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपने सचिव देखा था, इसी तरीके से बीडीओ आपने नाम सुना होगा, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का, वो सचिव होता है कहाँ? क्षेत्र पंचायत का। चलिए, इतना आपकी समझ में आ गया। अब जो पंचायत है वह अधिकांश कार्य अपने सदस्यों से गठित पूर्ववत 6 प्रकार की समितियों से करती है। यहाँ भी 6 प्रकार की अलग अलग समितियाँ बनाई जाती हैं और वहीं से काम होता है। और ये देखिए, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के बीच में एक कड़ी है, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया है इसके बारे में। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अगली जो बॉडी है वो है ग्राम पंचायत। इसके बारे में भी हमने बात की ना। त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था का सबसे निचला स्तर आपका ग्राम पंचायत का है। ठीक है, सबसे निचला स्तर आपका क्या है? ग्राम पंचायत का है। ये सबसे नीचे होते हैं। अब ध्यान देना है कि अगर पर्वतीय क्षेत्रों में किसी बॉडी को ग्राम पंचायत बनना है तो उसमें कम से कम कितने लोग? 500 लोग होने चाहिए। और अगर मैदानी इलाकों में है तो कम से कम 1000 से लेकर के 10,000 तक की आबादी होनी चाहिए। और अगर ऐसा है तो फिर क्या होगा? आपके जो ग्राम पंचायत है वो नियुक्त कर दी जाएगी। अब एक ग्राम पंचायत के अंदर भी मेंबर होते हैं, आपने नाम सुना होगा, पार्षद वगैरह बनाए जाते हैं ना, ये आपके वार्ड, पर्टिकुलर वार्ड काट दिए जाते हैं और वार्ड मेंबर बनाते हैं, इनका भी इलेक्शन होता है। तो ये कम से कम सदस्य 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 15 होने चाहिए। और इसके अंदर फिर ये जो सदस्य हैं और जो पंचायत के अध्यक्ष हैं ये डायरेक्ट इलेक्शन, यानी कि 18 वर्ष से जो ज़्यादा आयु के लोग हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं। ये 3 चीज़ों के बीच का डिफरेंस है जो आपको याद रखना है। मान लीजिए आपको डिस्ट्रिक्ट पंचायत की बात करनी है, जिला पंचायत की, तो आप केवल और केवल वहाँ के सदस्यों को चुन सकते हैं। वहाँ के अध्यक्ष का चुनाव इनडायरेक्ट होगा, ये अध्यक्ष इन सदस्यों के द्वारा चुना जाएगा। अगर आप कहें ब्लॉक की,
ब्लॉक यानी कि क्षेत्र पंचायत, तो यहाँ भी आप केवल सदस्यों का इलेक्शन करते हैं, यही सदस्य अध्यक्ष चुनते हैं, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन। सदस्य सदस्य डायरेक्ट इलेक्शन, अध्यक्ष अध्यक्ष इनडायरेक्ट। लेकिन ग्राम पंचायत के अंदर सदस्य भी आप ही चुनेंगे और प्रधान भी आप ही चुनेंगे, तो ये दोनों डायरेक्ट इलेक्शन है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ग्राम सभा में एक उपप्रधान भी होता है, ये ग्राम सभा द्वारा ही चुना जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए उसका आंसर यहाँ पे है, पंचायत सदस्य प्रधान या उप प्रधान चुने जाते हैं तो आयु जो है वो कम से कम कितनी है, 21 वर्ष की होनी चाहिए। खैर ठीक है। ग्राम पंचायतों में अविश्वास प्रस्ताव भी आता है, अगर किसी ग्राम प्रधान को हटाना हो तो क्या होगा, जो ये यहाँ पे आपने सदस्य देखा 5 से 15, इनमें से अगर 1/5 सदस्य ये कहते हैं कि नहीं हटाना चाहिए और उसके अलावा आधे परिवार उस गाँव के ये कहते हैं कि भैया हटा दीजिए, तो फिर ग्राम प्रधान को हटाया जा सकता है। ठीक हो गया। एक अथवा अधिक गांवों को मिला करके भी ग्राम पंचायत बनती है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, उनको फिर मिला करके एक सभा भी बनाई जाती है, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है, मान लीजिए आपके आसपास 3-4 गांव हैं, वैसे आपने लोकली ये देखा भी होगा, उन सारे गांवों को मिला करके अगर जनसंख्या क्रॉस कर जाती है एक ग्राम पंचायत बनने की, तो इन सबको मिला करके एक ग्राम पंचायत बना दी जाती है। अब इस ग्राम पंचायत के अंदर जितने भी लोग 18+ हैं, वोट दे सकते हैं, इन सब को उठा करके एक ग्राम सभा बना दी जाएगी। ध्यान दीजिएगा 18+ के लिए है ये, जितने भी वयस्क मताधिकार देने योग्य लोग हैं उन सब को मिला के एक ग्राम सभा बनाई जाएगी। ये ग्राम सभा जो है, इसी ग्राम सभा के अंदर अध्यक्ष जो होते हैं, प्रधान वगैरह, ये चुने जाते हैं, ठीक है, यही ग्राम सभा चुनती है। और इस ग्राम सभा के लिए इस ग्राम सभा को घोषित करना है, चाहे फिर उसका नाम रखना है, उसका इलाका डिस्क्राइब करना है, ये सारे काम राज्य सरकार करती है। और एक अगर कॉमनली चीज़ें आप देखेंगे तो जिस तरीके से सदन की बैठक होती है सेम चलता है ऊपर से लेकर के नीचे तक। सबसे पहले संसद में आपने देखा बजट सत्र वगैरह सत्र होते हैं, विधानसभा के सत्र होते हैं, ऐसे जिले में भी सत्र होते हैं, ब्लॉक में भी सत्र होते हैं, यहाँ तक कि ग्राम सभाओं में भी सत्र होते हैं। और प्रत्येक वर्ष में यहाँ 2 आम बैठकें होनी बहुत आवश्यक हैं। तो अगर आपकी ग्राम सभा या ग्राम पंचायत में 2 बैठकें नहीं होती हैं तो भैया रिपोर्ट कीजिए या बैठकें करवाइए ग्राम प्रधान जी से बात करके, यह आवश्यक है, ठीक है। 2 आम बैठक होना बहुत ज़रूरी है। और इनके अध्यक्ष कौन होंगे, ग्राम प्रधान होंगे। इसमें भी 6 समितियां वैसे ही पुरानी तरह से होती हैं। अब इसमें जो शिक्षा स्वास्थ्य और कल्याण की समिति है, इसमें सभापति कोई महिला ही होगी, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देने वाली। चलिए, एक और बॉडी मैंने बीच में आपको बताया था, न्याय पंचायत है, जो कि 500 रुपये तक का मुकदमा जो है वो सुनवाई कर सकती हैं। तो इनको छोटे मामले जो होते हैं फौजदारी के, उनके ऊपर लॉ बनाने का अधिकार है। लॉ बनाने का क्या, दंड देने का अधिकार है। इसके अलावा कई सारी चीज़ों पर जहाँ तक 100 रुपये का जुर्माना दे करके काम बन जाता है, वो काम भी ये कर सकते हैं, बशर्ते कि ये जेल नहीं भेज सकते, किसी को एक दिन के लिए भी नहीं भेज सकते। 100 रुपये तक का जुर्माना दंड के तरीके से लगा सकते हैं। मान लीजिए कोई छोटी मोटी चोरी हुई है जो निपटाई जा सकती है, ठीक है, बहुत ही सामान्य है, जिसमें बहुत ही हल्का जो है, लेकिन एक आदत सुधारने के लिए सज़ा देना आवश्यक है, तो 100 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा इसके ग्राम पंचायत के जितने भी अभिलेख हैं वो सब ग्राम प्रधान के पास होंगे। और जो ग्राम सचिव है, क्योंकि सचिव तो सभी जगह होंगे ना, तो उसकी नियुक्ति ग्राम पंचायत द्वारा की जाएगी, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो 29 विषय में से केवल 14 विषय ऐसे थे, जैसे ये कार्यकलाप है, दायित्व है, प्रशासनिक इकाई कर्मी है, ये सारी ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किए गए थे। मतलब अभी भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की आवश्यकता है, बहुत सारे विषय अभी भी ग्राम पंचायतों के अधीन नहीं है, लोकल सेल्फ बॉडीज़ के अंदर नहीं है, उन पर कानून सेल्फ गवर्नमेंट ही बनाती है, जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है वही कानून बनाती है। अभी भी स्वायत्तता देने की आवश्यकता है ग्राम के क्षेत्रों को, ठीक है। चलिए, अब ये जैसे आपने अभी ग्राम पंचायत पढ़ा, उसी तरीके से एक नगर निकाय प्रणाली भी है, पंचायती राज के बाद एक नगर निकाय भी है। मान लीजिए जनसंख्या ज़्यादा है, फिर क्या होगा, तो ये जो नगरीय शासन व्यवस्था है ये भी आपकी 74वें संविधान संशोधन के द्वारा आई थी, ठीक है। 1993 के जो ये दोनों संशोधन थे, इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था 1904 में, उत्तराखंड के अंदर ये इंट्रोड्यूस हुई थी। और 1904 के 1994 में ही उत्तराखंड में भी ये आपका नगर निकाय प्रणाली पारित हुई थी। ध्यान दीजिएगा, सेंटर में ये दोनों संशोधन कब हुए थे, 93 के अंदर हुए थे, ये चीज़ याद रखिएगा। और स्टेट में हमारे 94 में आए थे, ठीक है। तो वैसे तो राज्य में हमारी जो शुरुआत है वो 1916 में शुरू हो गई थी। जो संयुक्त प्रांत था हमारा, यूपी का था, उसमें टाउन एरिया अधिनियम 1916 करके एक एक्ट आया था, और उसी के तरह से हमारे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में ये व्यवस्था बहुत पहले से चली आ रही है। लेकिन उसके बाद जो 93 का संशोधन था, उसने 1994 में एक अधिनियम पारित किया, नया अधिनियम लेकर के आए, और हमने उत्तराखंड में थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ साथ अपने जो कानून है वो चालू रखे। यानी कि हमारी यहाँ उत्तराखंड के अंदर ग्राम पंचायत भी है और उसके साथ में आपकी नगर निकाय प्रणाली भी है। अच्छा, नगर निगम जो प्रणाली है वो भी 3 स्तर की है। जैसे आपने वहाँ पढ़ा आपका गाँवों के अंदर
कुछ वैसा ही यहाँ भी है, लेकिन यहाँ जो बॉडी है वो एक दूसरे के अप एंड डाउन नहीं है। यानी कि सबसे ऊपर जैसे वहाँ डिस्ट्रिक्ट थी, उसके बाद ब्लॉक थी, उसके बाद विलेज थी, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ जनसंख्या के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से तीनों बॉडीज़ को अलग अलग रखा गया है। 3 बॉडीज़ बनाई गई हैं और अलग अलग। पहली बॉडी है नगर निगम। जो नगर निगम है, या एक तरीके से आप कहें कि सबसे बड़ी बॉडी है। 1 लाख से ज़्यादा लोग अगर किसी एरिया में रहते हैं और वो मैदानी इलाका है, या फिर 90,000 या उससे ज़्यादा लोग रहते हैं और वो पहाड़ी इलाका है, तो उस इलाके को नगर निगम कहा जाएगा। जो नगर निगम होते हैं उसमें मेयर चुने जाते हैं। ठीक है, ये आपने नाम सुना होगा ना, देहरादून वगैरह के अंदर आपने सुना होगा, वहाँ के मेयर वगैरह हैं करके। तो नगर प्रमुख चुने जाते हैं, मेयर चुने जाते हैं, डिप्टी मेयर चुने जाते हैं। और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? सभासदों या पार्षदों के द्वारा होती है, जिनको कौन चुनता है? जनता चुनती है। ठीक है, ये ध्यान से सुनिएगा कि जो डिप्टी मेयर का चुनाव है वो अप्रत्यक्ष होता है, जबकि जो सभासद हैं और जो नगर प्रमुख हैं उनका चुनाव डायरेक्ट इलेक्शन से होता है, जैसा कि ग्राम पंचायतों के अंदर होता था। और इनका टर्म जो है वो भी 5 साल का होता है। ये सभी जगह है 5 साल का टर्म, तो खैर इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अच्छा, अभी जो है 8 नगर निगम है, इनके नाम याद रख लीजिएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। देहरादून है, हरिद्वार है, हल्द्वानी है, काशीपुर है, रुद्रपुर है, रुड़की है, ऋषिकेश और कोटद्वार। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको याद कर लेने। देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर, रुड़की, ऋषिकेश और कोटद्वार, ये 8 नगर निगम आपको याद रख लेने हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। इनके अंदर मेयर चुने जाते हैं और डिप्टी मेयर चुने जाते हैं। ठीक हो गया। चलिए, दूसरी बॉडी आती है नगर पालिका परिषद। ये बहुत ज़्यादा कॉमन बॉडी है, क्योंकि काफ़ी बड़े अमाउंट में है, लगभग 41 नगर पालिकाएँ हैं, नगर पालिका परिषद हैं उत्तराखंड के अंदर। ये क्या होगा? अब वहाँ जो लिमिट थी वो ध्यान से देखिएगा, 1 लाख प्लस मैदानों में, 90,000 प्लस पहाड़ों में थी। यहाँ आप आ जाइए, 50,000 से ज़्यादा और 1 लाख से कम जो बॉडी मैदानों में होगी वो, और पहाड़ों में 90,000 तक की वो बॉडीज़ जो हैं, जो 90,000 से कम जिनकी जनसंख्या है, ये पूरी की पूरी बॉडीज़ क्या मानी जाएंगी? नगर पालिका परिषद मानी जाएंगी। और इनके अंदर नगर पालिका के अध्यक्ष होते हैं और इसी तरीके से सभासद भी होते हैं। और इनका इलेक्शन प्रत्यक्ष या डायरेक्ट इलेक्शन से होता है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। इनका इलेक्शन 5 वर्ष के लिए डायरेक्ट मेथड से होता है, यहाँ इनडायरेक्ट मेथड नहीं होती है। ये चीज़ होप सो आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, फिर इसके बाद जो अगली बॉडी आती है वो नगर पंचायत की आती है। और ये जो नगर या कस्बे होते हैं, इसमें 5,000 से 50,000 तक की जनसंख्या होनी चाहिए। ये मैंने आपको जब गाँव के बारे में बता रहा था तो मैंने कहा था कि 5 से छोटे वाले, फिर हम गाँव में कलेक्ट करते हैं ना, 5 से 50,000 तक के जो इलाके होंगे उनमें नगर पंचायतें बनाई जाएंगी। ठीक है, और जो नगर पंचायतें होंगी वो क्या होंगी? उनके अंदर एक नगर पंचायत अध्यक्ष होगा और कुछ सभासद होंगे। ये सभी प्रत्यक्ष होंगे, डायरेक्ट इलेक्शन से चुने जाएंगे, 5 साल के लिए चुने जाएंगे। अभी कुल कहें तो 43 जो हैं, वैसे 45 आप मान के चलिए, 43 के आसपास ही हैं कुल मिलाकर के, अगर आप देखेंगे तो नगर पंचायतें हैं। ठीक है, इसमें से अगर आप देखेंगे तो वैसे तो सभी जगह इलेक्शन होते हैं, ये मैंने आपको बताया, लेकिन 3 जो पंचायतें हैं वो मनोनीत की जाती हैं। ये 3 आपको याद रख लेनी है। तो ये 3 कौन कौन सी हैं ये आपको देख लेनी है, बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री। ये 3 बॉडीज़ आपको याद रख लेनी है, बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री। ये 3 आपकी ऐसी बॉडीज़ हैं, ऐसी नगर पंचायतें हैं जिनमें चुनाव नहीं होते, मनोनीत होते हैं। तो इस तरीके से 40 इलेक्टेड होती हैं और 3 बॉडीज़, 3 नगर पंचायतें ऐसी हैं जिनमें चुनाव नहीं होते। तो इस तरीके से अपने पास कुल मिलाकर के 43 जो है नगर पंचायतें आपकी आ गई। ठीक है, होप सो इतना आपको समझ में आ चुका होगा। इस तरीके से ओवरऑल हमने प्रशासन कैसे चलता है उत्तराखंड का ये कर लिया। ठीक है, कैसा लगा वीडियो कमेंट में बता दीजिएगा। बाकी ये आपको नंबर दिख रहा है, बाकी डिस्क्रिप्शन में नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक भी दिए हुए हैं टेलीग्राम वगैरह के, ज्वाइन कर लीजिए। अब क्योंकि मैं ये पूरा पढ़ा चुका हूँ तो आपको एक साथ इसकी पूरी की पूरे में जो नोट्स हैं, जितना मैंने आपको पढ़ाया है, ये तीनों इस पूरे चैप्टर के भेज दिए जाएंगे। और फिर कल से हम हिस्ट्री का अपना पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए, लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिएगा, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए। वेल, थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।